नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हाल ही में एक चर्चा का विषय बन रहा है, और विषय क्या बन रहा है साथियों कि भारत में ना रिकॉर्ड तोड़ एफडीआई आया है। हालांकि बहुत लोग को ये बात ना पचे, मुझे भी सुन के आश्चर्यचकित हुआ मैं भी कि एफडीआई भारत में आया। लेकिन एफडीआई भारत में आना, और यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भारत में एफडीआई आ रहा है। इसके क्या फायदे हैं, नुकसान है, कितना एफडीआई आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 83.57 करोड़ का एफडीआई जो है आप इस बार छू दिया है आपका पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। एफडीआई पेपर 3 इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए चर्चा का विषय चल रहा है। इसलिए मैं आपके साथ ये टॉपिक जो है साझा करने आया हूँ। आशा करता हूँ आपको टॉपिक जो है इजीली तरीके से समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं आपके साथ न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ यही है, जैसा कि मैंने बता दिया, कि आपका द हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर में आया हुआ था कि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ एफडीआई लाया है, और कितना लाया है, 83 बिलियन डॉलर के आसपास। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू द प्लानिंग मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। मेरा सिलेबस बोलने का एस्पेक्ट यही रहा है साथियों, ताकि बच्चे जब सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक चीज़ों को रिलेट करके नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा साहब, तो ये तो भाई रही आपकी न्यूज़ की बात। अब न्यूज़ में चर्चा का विषय ये चल रहा है कि अगर एफडीआई आया तो एफडीआई आया तो कितना आया, ये और किन किन क्षेत्रों में आया। तो जिनको नहीं पता है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एफडीआई दो तरह के होते हैं, मतलब सॉरी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक एफडीआई और एक एफपीआई। मैंने बहुत पहले भी चर्चा किया हुआ है इसके अंदर। अब जो बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं बने हुए हैं, उनके लिए तो ये भाई ये समस्या का बात है कि वो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता। फिर भी मैं रिपीट इसलिए कर देता हूँ ताकि आपके मन में कोई क्वेश्चन ना रहे। मैं पूरा एफर्ट दे के पढ़ाना चाहता हूँ आपको, इसलिए मैं चर्चा कर दे रहा हूँ वापस से एक शॉर्ट फॉर्म में, जबकि मैंने उसके ऊपर पूरे अच्छे तरीके से डिटेल कवर किया है कि एफडीआई और एफपीआई क्या होता है। फिर भी बच्चे ना वीडियोस देखते हैं ना शेयर करते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप सीरियस नहीं हो। अगर सीरियस हो तो प्लीज़ वीडियो, अगर जो बच्चे देखते हैं तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, अपने तक ही मत रखिए। इतनी मेहनत लगती है आपके लिए, पूरा कंटेंट तैयार करता हूँ, फिर रिकॉर्ड करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, फिर थंबनेल बनाता हूँ। तो आई थिंक आपके एक लाइक शेयर और कमेंट से कुछ नहीं जाएगा, उल्टा मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, मेरा मोटिवेशन आप ही हो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट दो तरह के, एक एफडीआई एक एफपीआई। अब याद रखना साथियों, अगर भारत के अंदर 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आए, यानी कोई व्यापारी आ रहा है, उठ के आ रहा है, 10% से ज्यादा का किसी कंपनी के अंदर में अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो वो कहलाएगा एफडीआई। यानी अगर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तब वो कहलाएगा एफडीआई, और 10% से कम इन्वेस्टमेंट करेगा तब वो कहलाएगा एफपीआई। इसमें कोई भी लिस्टेड कंपनी में आप क्या करते हो, उसके शेयर्स खरीद लेते हो और इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाते हो। इससे कुछ तमाम तरह के फायदे नहीं मिलते हैं एफपीआई आने से। भारत को में एफपीआई गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है ज्यादा। गवर्नमेंट चाहती है कि जो विदेशी मुद्राएं हैं वो एफडीआई के रूप में आए, ना कि एफपीआई के रूप में, क्योंकि एफपीआई के आने से ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ना कुछ होगा। वहीं एफडीआई के आने से बहुत सारे चीजों में बूस्टअप मिलेगी इकोनॉमी को। तो इसलिए गवर्नमेंट एफडीआई को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट आया है, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ, कुछ 4 साल का डाटा आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, कि जिसमें आपका $62 बिलियन 2019 में आया था। उसके बाद आपका $74.39 20 में आया था। $81.97 21 में आया था, और इस साल तो रिकॉर्ड ही छू गया, 83.57 आपका किस में आया, 2022 के अंदर में। यानी अगर हम वित्त वर्ष 2019 और 20 से कंपेरिजन करें तो ये लगभग कितना गुना बढ़ा दिखता है हमें, 22% से बढ़ा हुआ दिखता है। तो रिसेंट में जो ट्रेंड चला एफडीआई के अंदर में कुछ इस प्रकार चला साथियों, कि फाइनेंशियल ईयर में जो आपका 21-22 का है उसमें $83.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया, जो सबसे हाईएस्ट था इस साल का। जो कितने से बढ़ा हुआ है, 22% से बढ़ा हुआ है कोविड, पोस्ट कोविड के बाद। अगर हम कोविड से पहले की कंपेरिजन करें साथियों, तो कोविड से पहले कितना का एफडीआई था, $171.84 बिलियन का। और
उससे पहले भी जो प्री कोविड, जब कोविड आने वाला था तो उससे पहले का कितना एफडीआई था, 141.10। तो यानी आपको दिख रहा है कि 22% से ज्यादा बढ़ा हुआ है इस बार एफडीआई, और ये बहुत ही खुशी की बात है भारत के लिए। दूसरी बात कि किन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट आया है। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये बताओ मुझे किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है, तो मैं बता देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा में ये जानकारी दी गई है कि सबसे ज्यादा एफडीआई आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर में। इसमें 25% का एफडीआई आया है। साथ ही साथ जितने भी सर्विस या ऑटोमोबाइल सेक्टर है जहां गाड़ियां वगैरह बनती है उसमें 12% का एफडीआई आया है। यानी दो क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। तो पहले नंबर पे कौन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, और दूसरे नंबर पे है आपका ऑटोमोबाइल्स। इसमें जो आपका एफडीआई आया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग उससे 56% आपका बढ़ गया है भारत के अंदर में। 22-23 हमें यहाँ पे 21-22 की डाटा के हिसाब से बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की डाटा के हिसाब से 76% जो है एफडीआई आने से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ गया है। तो ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। साथ ही साथ अगर हम इस स्टेट वाइज डाटा की बात करें कि एफडीआई स्टेट वाइज बताइए सर कहाँ पे आया है, तो कर्नाटक में आपका 53% आया है, दिल्ली में 17% आया है, और महाराष्ट्र में आपका 17% आया है। ये बात अच्छी है कि अदर स्टेट्स में आते हैं एफडीआई, ज्यादा एफडीआई आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है ना, एक तो टेक्नोलॉजी इधर हाई है, ऊपर से आपका बहुत ज्यादा जो इंडस्ट्रीज होने के कारण यहाँ पे कॉस्ट आप कम कर सकते हैं। लेकिन भारत चाहता है कि जो एफडीआई है वो पूरे संपूर्ण भारत के अंदर में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे है, जैसे आप कर्नाटक में 53% आ गया या दिल्ली में 17% आ गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि एफडीआई आए तो सिर्फ इन्हीं जगहों पे आए। ऐसे तो यार पता चला कि ये स्टेट्स डेवलप कर जाएंगे और अनदर स्टेट्स जो है डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबका वेलफेयर लेके चलना है। इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, वो चाहती है कि हम सब इन्वेस्ट स्टेट्स में क्या लाएं, एफडीआई लेके आए। अगर हम कंट्री स्पेसिफिक बात करें कि किसने कितना ज्यादा एफडीआई किया है साथियों, तो सिंगापुर ने इसमें बाजी मारी है। सिंगापुर ने सबसे ज्यादा एफडीआई किया है भारत के अंदर में। कितना किया है, 27% किया है। वहीं पे यूएस ने 18% किया है और मॉरिशस के अंदर में 16% किया है। यानी आपका 3 कंट्री जो टॉप कंट्री है भारत के अंदर में जो इन्वेस्ट की है वो है सिंगापुर, यूएस और मॉरिशस। और स्टेट वाइज हम बात करें तो आपका कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र। एफडीआई कितना आया है मैं फिर से बता देता हूं, $83.57 बिलियन एफडीआई आया है भारत के अंदर में, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इस बार का। यानी इससे पहले पूरे इतिहास में कभी भी इतना ज्यादा हाईएस्ट आपका एफडीआई भारत के अंदर में नहीं आया है। तो आप पूछोगे सर ऐसे बताओ कि इतने एफडीआई आ गए, इसके फायदे क्या हैं। फायदे हैं ना साथियों, बहुत बड़े फायदे हैं। फायदे क्या हैं, अपना प्यारा दुश्मन देश, जी हाँ साथियों, दुश्मन देश कौन, चाइना, जो कहाँ बैठा है, अपने ही बाजू में। ये वैसे देश हैं जो पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। दूसरी बात, अगर बाहर की कंट्री सपोर्ट करेगी इकोनॉमी में, अब चाइना की जो हरकतें हैं ना वो सब कोई जान चुका है कि ये मनमानी करता है। वहां सब चाहते हैं इन्वेस्टर निकल के जाए। अब ये देखो आप, ये आपका क्या है, एशिया पैसिफिक रीजन है, यानी इंडो पैसिफिक रीजन है। इंडो पैसिफिक रीजन में अब ये कंपनियां जाएं तो जाएं कहां निकल के। अब ये सोच रहे हैं कि जाएं कहां, तो अब इनके पास दो ही ऑप्शन बचा, चाहे तो चाइना नहीं तो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री में ये तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की एबिलिटी क्या है, पाकिस्तान की इनकम क्या है, सबको जानता अच्छे से वाकिफ है। तो उनको भारत एक सबसे अच्छा देश दिखता है जहां पे डिमांड के साथ साथ सप्लाई चेन बिजनेस करना इजी टू बिजनेस है। बहुत सारा एक्सेस हम लोग देते हैं, हम लोग बहुत सारा बेनिफिट देते हैं फॉरेन कंट्रीज को, ताकि वो आके क्या कर सके, भारत के अंदर में इन्वेस्ट कर सकें। दैट्स वाई ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, जहां हम चाइना को पीछे कर सकते हैं एफडीआई के मामले में। तो अभी आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या है कि लेबर कॉस्ट भी कम है, और हमसे भी ज्यादा कम लेबर कॉस्ट कहाँ पे है, चाइना के अंदर में। तो चाइना में हमारे यहाँ समस्या क्या है ना साथियों, हम लोग हर चीज में आगे आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमें अगर पीछे हैं जरा सभी, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे नहीं आ रहे, हम लोग आ रहे हैं और बहुत आगे निकल जाएंगे इन सारे देशों से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इनके पास ना, ये जो चाइना वाले लोग हैं ना, इनके पास टेक्नोलॉजी है भाई, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हमें जो है इन्वेस्टमेंट आने से एक तरह का बैरियर लगता है, क्योंकि पता है इनको कि हमें सामान मंगाने का कॉस्ट लगेगा, हमें ये चीज का कॉस्ट लगेगा। वहीं चाइना में ये देखते हैं ना, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बहुत सारे उनको फैक्टर मिलते हैं, जहां पे वो क्या कर सकते हैं अपने कॉस्ट को। और हर एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर क्या चाहता है, अपने लागत को कम करना। और लागत को तब कब कम करेगा, जब लागत को कम करेगा तभी तो मुनाफा कमा पाएगा। इसलिए
साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम चाइना को अगर टक्कर देना चाहते हैं तो हमें अपने छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह, और तब जाके हम क्या कर सकते हैं और एफडीआई को ऊंचा लेके जा सकते हैं। तो इंडिया जो है आपका सबसे अच्छा भी दिख रहा है फॉरेन कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसके अंदर में। आपको दिख रहा है कि हम जब अगर 2003 से लेकर 4 की फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उस समय एफडीआई 14.3% था, सॉरी 14.3 बिलियन डॉलर था। तो इससे आपको दिख रहा है कि कितना ज्यादा बढ़ चुका है, तो 20 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो अब मेनली मैं अब पे आता हूँ, ये तो हो गई न्यूज वगैरह के बाद क्या महत्व है मैंने बता दिया एज अ कंट्री वाइज। अब मैं बताऊंगा कि एफडीआई क्या होता है। अब जिन बच्चों को नहीं पता है एफडीआई क्या होता है, अब बच्चे तो इतने महान हैं कि वो क्लास में आएंगे नहीं, वो वीडियोस देखेंगे नहीं, और देखेंगे तो शेयर करेंगे नहीं। वो सोचते हैं कि सर मेहनत करते हैं, करने दो, सर का क्या है, अपना मेहनत करते रहेंगे। लेकिन अगर आप शेयर नहीं करोगे तो क्या मुझे मोटिवेशन फील होगा। अब ये एफडीआई वाला मैं टॉपिक चाहता तो नहीं पढ़ाता, आपको स्लाइड्स दे देता, आपको पीपीटी दे देता और बोलता खुद से पढ़ लो। लेकिन मैंने फिर से चर्चा करने की सोची, चलो भाई फिर से स्लाइड बना के फिर से आपको एफडीआई समझा देता हूँ क्या होता है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म पता है आपको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, यानी भारत में जो है इन्वेस्टमेंट लेके आना। मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट दो तरह का स्टार्टिंग में ही आपको बताया, एक तो आपका एफडीआई और दूसरा एफपीआई। ठीक है साथियों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्री क्या करती है, 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करती है किसी कंपनी के अंदर में, तो वो एफडीआई कहलाता है। मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया आपको। यहाँ पे आप कंपनी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकती है, ओके। यहाँ पे कंपनी लेके आ सकती है ताकि हम क्या कर सकें, नॉलेज लेके आ सकती है, स्किल्स लेके आ सकती है, टेक्नोलॉजी लेके आ सकती है। और साथ ही साथ जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई, यानी 1991 के बाद जब एलपीजी आया, तो उसके बाद से एफडीआई में बहुत लगातार इंक्रीजमेंट आया। क्योंकि पहले हमारी माइंड वैसे थी, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि देश में पहले बहुत गलत डिसीजंस हुए, ऐसा नहीं कह सकते। आपको पक्ष विपक्ष देख के चलना होगा, आपको किसी एक को सपोर्ट नहीं करना होगा। हम लोग क्या थे, अंग्रेज के गुलाम थे। अंग्रेज के गुलाम हम लोग कैसे हुए, आए तो एज अ व्यापारी ही थे, आए तो एज अ ट्रेडर ही थे हम लोग। तो ट्रेडर जब गुलाम करके गए तो आप चाहोगे कि वापस से ट्रेडर को गुलाम करें। इतनी मुश्किल से मिलने वाली आज़ादी को आप क्या खोना चाहोगे, नहीं खोना चाहोगे। लेकिन 1991 के टाइम में हमारी इकोनॉमी ऐसी हो गई थी कि हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था, खाने तक के पैसे नहीं थे हमारे कंट्री के पास। तो उन चीज़ों से निकलना था, तब इकोनॉमी बहुत बदल चुकी थी, इसलिए हम लोगों ने क्या चुना, एफडीआई चुना। लेकिन उस समय एफडीआई चुनने के बाद भी ना हम लोगों ने बहुत सारे बैरियर्स लगा के रखे थे। बैरियर्स जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एफडीआई आने के दो रूट होते हैं, जैसे एक गवर्नमेंट रूट होता है, एक ऑटोमेट रूट होता है। गवर्नमेंट में आपको क्या होता है ना साथियों, आपको बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। यानी अप्रूवल किससे लेना पड़ता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से लेना पड़ता है। आप किस तरह का एफडीआई लेना चाहते हो, नहीं लाना चाहते हो, इससे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। दूसरी बात, ऑटोमेट रूट्स में कर सकते हो, जहां पे आपको अप्रूवल नहीं लेना पड़ता और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप ऐसा सोचोगे कि सर ये बताओ कि आप ये बोल रहे हो कि गवर्नमेंट में अप्रूवल है, ऑटोमेट में अप्रूवल नहीं है, तो इससे अच्छा ऑटोमेट ही नहीं करे लोग। नहीं साथियों, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑटोमेट ही आप चुन के चल लो, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप एफडीआई लेके आ रहे हो तो एफडीआई कहाँ से लेके आ रहे हो, आपकी जो फंडिंग की सोर्सेज है क्या है, नहीं है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं निगरानी रखती है चीज़ों पे। ऐसा नहीं है कि आपको खुला एकदम छुट्टा सांड की तरह छोड़ देगी कि नहीं इन्वेस्ट करो भारत में, कोई भी मिसलिनियस एक्टिविटीज करो और निकल जाओ, ऐसा नहीं करेगी। यानी ऑटोमेट सोर्सेज से आप एफडीआई कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि एफडीआई करने से, आपका इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, इकोनॉमी फ्लो करेगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट करो, एफडीआई करो, लेकिन अगर तुम कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला रहे हो तो कुछ सेक्टर्स में, अगर कोई ऐसा सेक्टर ला रहे हो जहां पे अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, तब तुम्हें गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा। अब कैटेगरीज ऑफ एफडीआई, कितने तरह के कैटेगरीज होते हैं साथियों, मैं इसको आपको एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ। तीन तरह के होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट। अब मैं आपको बता देता हूँ हॉरिजॉन्टल में क्या होता है साथियों। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, अगर सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट किसी कंट्री में जाकर बनाती है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहते हैं। जैसे आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर, बहुत लोग का पसंदीदा गाड़ी होगी टोयोटा फॉर्च्यूनर, एकदम मतलब होगा सपना कि हाँ टोयोटा फॉर्च्यूनर लेंगे, आईएएस वाईएएस बनेंगे, टोयोटा फॉर्च्यूनर में जाएंगे। तो टोयोटा फॉर्च्यूनर अगर मान के चलो जापान में बन रही है, तो सेम गाड़ी असेंबल कहाँ कर रही है, वो आके भारत में कर रही है। यानी वो जो बिजनेस कर रही है, वो गाड़ी का बिजनेस भारत में ही कर रही है, चाइना में भी वही बिजनेस कर रही है, यूएस में भी वही बिजनेस कर रही है। तो अगर आपका सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाती है हर एक कंट्री में जाके,
तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एफडीआई कहते हैं। वहीं पे वर्टिकल एफडीआई में साथियों क्या होता है ना, वर्टिकल एफडीआई थोड़ा सा वास्ट है। वास्ट कैसे है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट दो तरह कैसे आते हैं। एक तो आपका डायरेक्ट मतलब एक बैकवर्ड आता है, एक फॉरवर्ड आता है। अगर बैकवर्ड इन्वेस्टमेंट आता है तो उसे हम सप्लाई करते हैं, और अगर आपका फॉरवर्ड आता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। मैं समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो कि आप क्या कर रहे हो, गाड़ी बना रहे हो भारत के अंदर में, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ी सी ड्राइंग में एडजस्ट कर लेना, माउस से बना रहा हूँ। जैसे मानो आप भारत के अंदर क्या बनाते हो, गाड़ी बनाते हो। अच्छा चलो, ये गाड़ी चल जाएगी इस रोड पे इंडिया की तो भारत में क्या करते हो, गाड़ी बनाते हो। तो गाड़ी बनाने के लिए आपको किसी एक इंजन की जरूरत पड़ती है, ओके। बिना इंजन के तो गाड़ी चलेगी नहीं, धक्का मार के जब तक चल जाए ओके, मजाक कर रहा हूँ। तो इंजन चाहिए। अब आपको पता है कि ऐसे इंजन जो है इंडिया के इंजीनियर्स नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया के जो इंजीनियर्स है, अगर इंजीनियर्स है तो उनका तो बात ही अलग है। मतलब मैं आपके साथ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, आप भी मेरे उम्र के हो तो आप समझ जाओगे तो इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, उनसे उनको लगा कि नहीं भाई, इनसे तो ये मशीन नहीं बनने वाली। तो ये क्या क्या है, अपने जो पेरेंटियल कंपनी है, यानी जहां से ये एफडीआई लेके आए हैं, जैसे मान के चलो यूएस से लेके आए हैं, तो यूएस में ये क्या कहेंगे, फोन करेंगे अपनी कंपनी को, बोलेंगे सुनो भाई, बोलेगा क्या, हमारे पास जो इंजन बनता है ना, वो तुम क्या करो, भारत भेजवा दो। तो पूछेगा कितना भेजवा दें, कहेगा 10 पीस भेजवा दो, 10 गाड़ियां बनानी है। तो इस तरह के केस में जो एफडीआई आ रहा है, वो क्या आ रहा है, सप्लाई की चेन में आ रहा है। यानी आप क्या कर रहे हो, मार्केट में जो सामान मंगा रहे हो वो बाहर से मंगा रहे हो, असेंबल भारत में ही कर रहे हो, लेकिन मंगा रहे हो बाहर से। एक आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। आपने क्या किया, जापान में टोयोटा फॉर्च्यूनर बनाया और सीधा इंपोर्ट कर दिया भारत के मार्केट के अंदर में। तो वो क्या कहलाता है आपका फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। आशा करता हूं आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। अब ये जो लास्ट बचा मेरिट करके, मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो रही होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी सेम कंपनी, जैसे मान के चलो, मैं एग्जांपल देता हूं कि हम लोग टोयोटा फॉर्च्यूनर का एग्जांपल ले रहे हैं, टोयोटा कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो टोयोटा को ही लेके चलते हैं कि टोयोटा मान के चलो जापान के अंदर में गाड़ी बनाती है, तो भारत के अंदर में क्या बनाने लगी, भारत के अंदर में बनाने लगी आपका कॉस्मेटिक्स। मान के चलो कॉस्मेटिक्स में बनाने लगी, टोयोटा की कॉस्मेटिक्स आने लगी, या टोयोटा की कोई पेन आने लगी, या सीमेंट कंपनी बनाने लगी। यानी आपका कंपनी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंस है। जब प्रोडक्ट डिफरेंस होगा साथियों, तब वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्लोमेरेट आपका कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। तो आपको तीन तरह की कैटेगरीज मैंने बता दी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट। अब एफडीआई के फायदे और नुकसान क्या है साथियों, मैं अच्छे तरीके से बता देता हूं आपको। कि फायदे तो क्या है कि इस तरह से इनफ्लो टेक्नोलॉजी आता है, पैसा आता है, इनोवेशन आता है, फाइनेंशियल एक्सपेंशन होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, आपका जीडीपी ग्रोथ होता है। वहीं पे डिसएडवांटेज क्या है कि लॉ से कॉन्फ्लिक्ट होता है, तरह तरह के अप्रूवल लेने पड़ते हैं, क्राउडी प्लेसेस में आपको लोकल इंडस्ट्रीज खड़ा करना रहता है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, भारत सरकार के ज्यादा कंट्रोल दिखता है आपके बिजनेस के ऊपर में। नेचुरल इन्वायरमेंट, अब आपको जो आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट आपका इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। लोकल कल्चर, अब जो लोग आ रहे हैं उनको इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है। यहाँ पे एफडीआई लेके आया है, वो इंग्लिश बोलता है, यहाँ पे जिस काम वर्कर आ रहा है उसको इंग्लिश आता नहीं है, तो प्रॉब्लम हो रहा है। यानी यहाँ वर्कर का मतलब है मेरा एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय आपने लिया है भारत के अंदर में, उनको इंग्लिश नहीं आता, उनको सिर्फ अपना रीजनल लैंग्वेज आता है या हिंदी आता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका लैंग्वेज बैरियर क्रिएट हो रहा है। तो लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होना यानी इससे भी डिसएडवांटेजेस है, जिससे एफडीआई रुकता है। आशा करता हूँ आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मैंने बहुत ही बेस्ट तरीके से समझाने की आपको कोशिश किया है। और आपके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन भी मैंने रखा है कि एफडीआई माइट बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एंड फोर्सेज बिहाइंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट एज द सोल सोल्यूशन फॉर इट्स सोशियो इकोनॉमिकल इशू। ये बहुत ही की वर्ड है, सोशियो इकोनॉमिकल इशूज। इसे अगर आप एलोबरेट नहीं कर सकते ना साथियों, तो फिर मैं बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इतनी इजी चीज को अगर आप एलोबरेट नहीं कर सकते कि आपको सोशल इकोनॉमिक इश्यूज नहीं पता होंगे ना, तो मुझे तो मत बोलना चर्चा करने के लिए, मैं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाला। इतना अच्छे से आपको पढ़ा दिया, आशा करता हूं कि आप ये सब चीजें खुद से कर लोगे। दूसरी बात, मैंने एफडीआई समझा दिया कि पूरे तरीके से कि एफडीआई क्या होता है, एफडीआई के कितने रूट्स हैं, एफडीआई की कितनी कैटेगरीज है, एफडीआई के फायदे क्या हैं, एफडीआई के नुकसान क्या है। साथ ही साथ मैंने बता दिया साथियों कि एफडीआई आने से भारत को भी क्या फर्क पड़ने वाला है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है इन कंपेरिजन अपने चाइना के। ओके, तो आपको दिख ही रहा है कि भारत चाइना के बाद अभी दूसरा देश सबको भारत दिख रहा है, जो सबसे ही ग्रोइंग कंट्री है। फ्यूचर अब भारत के बिना ना चल नहीं सकता साथियों, कोई नहीं चल सकता, कोई कंट्री। भारत अपना ऐसा देश है ना साथियों, जो इसके बिना चला वो नहीं चला। ओके, वो नहीं चला। तो यूएस जैसा कंट्री जो इतना उछलते रहता है ना, कार्ड लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, फलानवा लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर,
तो ये इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता। भारत में ये लोग आके इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको पता है कि भारत में कितना डिमांड है, भारत में उनको कितना फ़ायदा होने वाला है, भारत में कितना उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो हम लोग क्या है ना कि हम लोग एक वो लाइन लेके चलते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, तो इससे पता चलता है कि हमारी ब्यूटी क्या है, ओके, इंडिया की। और यहाँ पे चाइना में है ना, ये मतलब जैसे कोरोना फैलाया ना इन्होंने, ये ऐसे ही कुछ ना कुछ फैलाते रहेंगे, ओके, इनका काम ही वही है। और ये रहा पाकिस्तान, ये तो बस AK-47 उठाने के लिए ही है। तो तरह तरह के मैंने आपको बता दिया कि एफडीआई में क्या ट्रेंड आया, एफडीआई क्यों न्यूज में चला, इसलिए न्यूज में चला, किस कैटेगरीज में एफडीआई आया। सबसे पहले मैंने बता दिया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर में आया। दूसरी बात, कितना एफडीआई बता दिया, स्टेट वाइज चर्चाएं कर दी, कंट्री वाइज चर्चाएं कर दी, और आपका बता दिया कि रिकॉर्ड तोड़ एफडीआई है। एफडीआई मतलब रीजन इन्वेस्टमेंट कितना तरह का होता है ये बता दिया, और आपका न्यूज में चल रहा है ये बता दिया। आशा करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है यार। अगर क्लियर हो गई हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अपने तक ये नॉलेज रखिएगा ना, पाप लगेगा आपको, पता मैं बता रहा हूँ। इतनी एफर्ट से बनाता हूँ आपके लिए हर एक चीज़, और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि समझ में आ जाए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। अगर कोई वीडियोस नहीं चाहिए तो बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्पेशल क्लासेस बहुत सारी चलती रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।